हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार आजाद स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट के टॉपिक जनरल रूल्स एज टू पैकिंग, सीलिंग एंड पोस्टिंग, और दूसरा टॉपिक है मेथड ऑफ एड्रेस के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। अब ये एक थ्योरी वीडियो होने वाली है और इससे पहले हम लोग 1 से 14 तक जो क्लॉजेस थे उनको कवर कर चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे क्लॉज नंबर 15 से। तो जनरल रूल्स एज टू पोस्टिंग एक टॉपिक है और ये टॉपिक पीओ गाइड पार्ट फर्स्ट के सेक्शन 1 में है जिसका नाम है जनरल। और इस टॉपिक के अंतर्गत क्लॉज नंबर 15, 16, 17, 18 और 19 आते हैं और क्लॉज नंबर 20, 21, 22, 23, 24 और 25 तक इस क्लॉज में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जानते हैं क्लॉज नंबर 15 के बारे में। क्लॉज नंबर 15 का नाम है पैकिंग, क्लॉज नंबर 16 का नाम है सीलिंग, क्लॉज नंबर 17 का नाम है पोस्टिंग ऑफ कॉइन्स, क्लॉज नंबर 18 का नाम है लेटर बॉक्सेस, क्लॉज नंबर 19 का नाम है पोस्टिंग इन स्पेशल लेटर बॉक्सेस। तो प्रश्न यहाँ से पूछा गया था कि पैकिंग का संबंध किस क्लॉज से है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा क्लॉज नंबर 15। पैकिंग संबंधी नियम किस क्लॉज में है पीओ गाइड पार्ट फर्स्ट के, ये प्रश्न पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा क्लॉज नंबर 15। तो नेक्स्ट आप पूछ ये भी सकते हैं कि नंबर ऑफ क्लॉजेस पूछ ले आपसे, यानी कि क्लॉज का 15, 16, 17, 18 नंबर पूछ ले और आपको टॉपिक्स के नाम दिए हुए हों या रूल्स के नाम दिए हुए हों, या ये हो सकता है कि आपसे क्लॉज नंबर दे करके ये पूछ ले कि इस नंबर क्लॉज में क्या डिस्क्राइब किया हुआ है, ये भी पूछ सकते हैं। तो प्रश्न दोनों तरीके से बन सकते हैं। प्रश्न बन सकता है कि क्लॉज नंबर 15 का नाम क्या है, क्लॉज नंबर 15 का नाम हो जाएगा पैकिंग, और ये भी पूछ सकते हैं कि पैकिंग संबंधी नियम किस क्लॉज नंबर में है, तो इसका आंसर होता है क्लॉज नंबर 15। तो यहाँ से प्रश्न पिछले प्रश्नों में पिछले जो साल के जो प्रश्न पेपर थे उनमें पूछा गया है, तो आप लोग इन नंबरों को भी याद रखेंगे, इन क्लॉजेज़ों को भी याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्लॉज नंबर 20 में है प्रेजेंटेशन ऑफ लार्ज ऑफिशियल एंड अदर लेटर्स इन अ बल्क एट द विंडो ऑफ द वैन और पोस्ट ऑफिस। क्लॉज नंबर 21 में है आर्टिकल रिक्वायरिंग स्पेशल ट्रीटमेंट। क्लॉज नंबर 22 में है डिसेबिलिटी ऑफ पोस्टिंग अर्ली। क्लॉज नंबर 23 में है मैनर ऑफ अप्लाइंग पोस्टेज स्टैम्प्स। क्लॉज नंबर 24 में है नॉन पोस्टल स्टैम्प, चैरिटी स्टैम्प्स, लेवल सील्स एटसेट्रा। क्लॉज नंबर 25 में है यूज ऑफ अ मिनिमम नंबर ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। बेसिकली यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि मैनर ऑफ अपेक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प्स संबंधी नियम किस क्लॉज नंबर में है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लॉज नंबर 23। तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट जान लेते हैं पैकिंग के बारे में। प्रत्येक डाक वस्तु पर जो भी पोस्टल आर्टिकल है, रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट या कोई भी आर्टिकल है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड हो, कैसा भी पार्सल हो, उसे कहते हैं डाक वस्तु। तो प्रत्येक डाक वस्तु पर कम से कम 2 डाकघरों की तारीख मोहर लगानी होती है। और वो तारीख मोहर कौन कौन सी हो सकती है, तो एक हो सकती है बुकिंग डाकघर की तारीख मोहर, और हो सकती है दूसरी वितरण डाकघर की तारीख मोहर। यानी कि जो डेट स्टैम्प्स हैं वो कम से कम 2 डाकघरों की लगानी ही चाहिए। तो जैसे किसी आर्टिकल को बुक कराने के लिए कोई व्यक्ति आता है तो उसे कहते हैं बुकिंग डाकघर, और इस बुकिंग डाकघर से जब तारीख मोहर लगेगी तो नेक्स्ट ये डिस्पैच होती है वितरण के लिए, और जो डिलीवरी ऑफिस होता है वहाँ पर जा कर के ये जब डाक पहुँचती है तो वहाँ पर भी इसकी तारीख मोहर लगानी चाहिए। देन उसके बाद में इसको डिलीवरी के लिए देना चाहिए। तो इस तरीके से सोच सकते हैं, इस तरीके से मान सकते हैं कि कम से कम 2 डाकघरों की तारीख मोहर लगानी ही चाहिए। तो बेसिकली ये होता है कि एक डाकघर जो कि बुकिंग ऑफिस है, जहाँ से इस डाक को जाना होता है, यहाँ से जाने के बाद में ये एक जगह इकट्ठे होते हैं डाक, जहाँ के लिए बैग डिस्पैच होते हैं। मान लेते हैं कि इसी ऑफिस में इसी पते पर इस जो आर्टिकल को है डिलीवर्ड होना है, तो कम से कम इस ऑफिस की, बुकिंग ऑफिस की, और एक जो डिलीवर्ड ऑफिस है वितरण डाकघर है, इसकी मोहर लगेगी। अगर कोई आर्टिकल एक जगह से एक से ज़्यादा पोस्ट ऑफिस में जाता है, जैसे कि एक बुकिंग ऑफिस से
नेक्स्ट जहाँ जो जो बैग्स बंद होते हैं, डिस्पैच होते हैं वहाँ के लिए, और उसके बाद में इसको फॉरवर्ड नेक्स्ट किया जाता है। तो अगर उसे इस पॉइंट पर पहुँचना है तो यहाँ इसका डिलीवरी डाकघर है, वितरण डाकघर है, तो ये जो पोस्टल आर्टिकल है वो कम से कम 3 जगह पहुँचेगा। तो 3 जगह पहुँचेगा तो इस पर 3 डाकघरों की मोहर लगेगी। तो इसलिए ये पूछा जाता है कि प्रत्येक डाक वस्तु पर कम से कम कितने डाकघरों की मोहर होनी चाहिए। तो इसके लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है, कम से कम क्राइटेरिया है कि कितने डाकघरों की मोहर लगनी चाहिए, तो मिनिमम का है 2 डाकघरों की तारीख मोहर लगनी ही चाहिए। और ये जो प्रश्न है वो लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछा गया है कि प्रत्येक डाक वस्तु पर कम से कम कितने डाकघरों की मोहर लगनी चाहिए। नेक्स्ट, सभी डाक वस्तुओं को मजबूत कवरों में पैक करना चाहिए जिससे तारीख मोहर की छाप से डाक वस्तु को नुकसान नहीं पहुंचे। बेसिकली ये है कि किसी बुकिंग ऑफिस में जब आर्टिकल्स बुक हो जाते हैं तो देन इसको ऑफिस के में अरेंजमेंट हो, जिस भी तरीके से एमटीएस का या जीडीएस का जिस भी तरीके से अरेंजमेंट हो उनके लिए देते हैं। तो ये क्या करते हैं, जितने भी बुकिंग आर्टिकल्स हैं इनको लेकर के और इन पर डेट स्टैंप्स लगाते हैं। जब भी इन पर डेट स्टैंप्स लगाते हैं तो उनको थोड़ा सा जल्दी होती है डाक, क्योंकि डाक अपने समय से निकलती है, तो वो ये नहीं देख पाते कि इसमें कोई फ्रेजाइल वस्तु है, टूटने फूटने वाली वस्तु तो नहीं है या कोई नाजुक वस्तु तो नहीं है, ये नहीं देखते हैं। वो अपनी डेट स्टैंप्स लगाते हैं और नेक्स्ट जब भी ये जिस भी ऑफिस के लिए पहुंचेगी वहां पर भी ये सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसको जो भी डाक वस्तु है उसको मजबूत कवर में पैक करना चाहिए, क्योंकि जब कोई आर्टिकल मजबूत कवर में पैक होगा, जब मजबूत कवर में पैक होगा तो इसके ऊपर जब भी डेट स्टैंप्स लगाई जाएंगी तो इसकी जो छाप है या जितनी जोर से इस छाप को लगाया जाएगा उसके अकॉर्डिंग या उसके आधार पर या उससे लगने वाली छाप से या जिस डजन से इस पर जो डेट स्टैंप सब लगाई जाती है उससे ना तो जो वस्तु है उसको नुकसान होगा, ना ही उसके कवर को नुकसान होगा। इस तरीके से हमें पैक करना चाहिए। बेसिकली ये है कि सभी डाक वस्तुओं को मजबूत कवर में पैक करना चाहिए जिससे कि जो डेट स्टैंप्स की छाप है उससे डाक वस्तु को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। और प्रत्येक डाक वस्तु को इस तरीके से भी पैक करना चाहिए कि इसके जो भी कॉर्नर्स हैं, ये इस तरीके से नहीं निकलने चाहिए कि नुकीला कोई कॉर्नर निकल गया। अगर कोई इससे नुकीला कॉर्नर निकलेगा या इसका कोई काट वाला किनारा निकलता है तो अगर कोई बुकिंग कर रहा है तो उसके भी हाथ में जब ये आर्टिकल जाएगा या फिर इसके लिए जब ये डेट स्टैंप्स के लिए जाता है तो उस समय कोई ऑफिस अरेंजमेंट होगा तो उनके हाथ में भी जाएगा। नेक्स्ट जब इसको डिस्पैच करते हैं, जिस डिलीवर्ड ऑफिस में इसको जाना है वहाँ भी पहुँचाएंगे तो ये कम से कम 2-4 लोगों के हाथों से निकलेगा। जितने भी कर्मचारियों के हाथों में ये पहुँचता है तो अगर इस पर नुकीले किनारे बने होंगे तो उनको चोट लगने की संभावना रहती है। और जब डाक वस्तु से किसी को नुकसान पहुंचे तो इस तरीके की पैकिंग को माना नहीं जाता है। तो इस तरीके से डाक वस्तु को पैक करना चाहिए कि उससे जो भी नुकीले और काट करने वाले किनारे हैं वो बनने नहीं चाहिए, जिससे कर्मचारियों को चोट लग सकती है या डाक वस्तु को क्षति पहुंच सकती है। यानी कि उसके साथ में जितने भी अन्य जो पोस्टल आर्टिकल्स हैं उनको पैक किया जाए तो उनको भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ये वाला पॉइंट आ गया कि जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि डाकघर द्वारा नाजुक वस्तु के लिए अपनी तरफ से किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं दी जाती है। इसलिए जो भी कस्टमर है या जो भी ग्राहक है, जो भी प्राप्त भेजने वाला है, सेंडर है, उनको इस तरीके से पैकिंग करनी चाहिए कि जब भी डाक पर डेट स्टैंप्स की मोहर लगेगी या छाप लगेगी तो उस समय उस डाक वस्तु को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचे। नेक्स्ट, पार्सल, पैकेट या पत्र की सुरक्षा के लिए, पार्सल, पैकेट या लेटर्स की सुरक्षा के लिए बैग्स कपड़े का इस्तेमाल जब भी किया जाए उसे अंदर की ओर लगाना चाहिए। उसके ऊपर की ओर कोई मजबूत कागज से बांधना चाहिए जिससे मोहर, छाप, डाक टिकट जैसे कार्य किए जा सके। बेसिकली ये है कि अगर किसी का कोई आर्टिकल है उसमें या तो पार्सल हो या पैकेट हो या लेटर हो, तो अगर कोई चाहता है कि इसके ऊपर हम लोग बैग्स लगाते हैं, जैसे कई आर्टिकल्स पर लगा हुआ भी आता है, तो जो बैग्स लगा हुआ आता है तो बैग्स का जब भी यूज करेंगे तो जो भी कपड़ा होगा ना उसको अंदर की ओर से लगाना चाहिए और ऊपर की तरफ जैसे कि
कोई इस तरीके का आर्टिकल लेके आता है, इस तरीके का आर्टिकल लेके आता है और यहाँ से इसका थोड़ा सा जो भी उसका ऊपर का हिस्सा है वो थोड़ा सा जाके सिकुड़ता है, तो कागज यहाँ पर जब कागज लगा कपड़ा लगा करके बैग्स लगाएंगे तो जो ऊपर का हिस्सा होगा उसके ऊपर थोड़ा सा कागज रखेंगे, कागज के ऊपर कागज बांधना चाहिए और ऊपर की ओर मजबूत कागज से बांधना चाहिए, जिससे मोहर की छाप यानी कि जो भी आर्टिकल है उस पर मोहर छाप भी लगेगी और पेमेंट उसका डाक टिकट से होगा तो डाक टिकट भी लगेगी। अगर उस पर कोई इंस्ट्रक्शंस होंगे जैसे कि डिलीवरी के इंस्ट्रक्शन है या अनडिलीवरी के इंस्ट्रक्शन है या फिर रिटर्न के उसको रिटर्न करने के जो डिपॉजिट करने के इंस्ट्रक्शन है वो भी लिखे जाते हैं, तो उसके ऊपर क्या जो भी कागज है वो मजबूत होना चाहिए जिससे कि छाप डाक टिकट जैसे अन्य कार्य भी उस पर किए जा सकें। नेक्स्ट टॉपिक है सील मोहर लगाना, यानी कि सील मोहर कैसे लगाते हैं। तो ग्राहकों को अपनी गैर रजिस्ट्री वस्तुओं को और पैकेटों की बाहर की तरफ सीलिंग बैग्स का इस्तेमाल सील करने के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए जब तक कि यह सील डाक वस्तु की हिफाजत के लिए जरूरी ना समझी जाए। बेसिकली यह है कि कोई कस्टमर अगर अपने अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स या पैकेटों को अगर वो बैग्स लगाना चाहते हैं, सीलिंग बैग्स लगाना चाहते हैं, सीलिंग बैग्स लगाना चाहते हैं, क्यों लगाना चाहते हैं कि अपना जो भी आर्टिकल है वो उससे सिक्योर करना चाहते हैं कि जैसे किसी का कोई आर्टिकल 2 से 3 ऑफिसों से निकलता है, 2 से 3 ऑफिसों पर निकलता है, तो अगर उसकी कोई कीमती चीज़ है, किसी भी व्यक्ति की कोई कीमती चीज़ है, अगर वो उसको बैग्स कर देंगे तो नेक्स्ट जब भी कोई अगर इसे बीच में खोलने की या कोशिश करेगा तो बैग्स है वो टूटेगी। अगर बैग्स टूटती है तो फिर उसकी जो शिकायत है वो की जा सकती है। इसलिए कुछ लोग अपने आर्टिकल्स पर बैग्स लगाते हैं, बैग्स जरूरी है, बैग्स लगाते हैं। तो लेकिन जो गैर रजिस्ट्री वस्तुएं और जो पैकेटों की तरफ सीलिंग बैग्स का जो लोग भी इस्तेमाल करते हैं, सील करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे जब तक यूज नहीं करना चाहिए जब तक कि डाक वस्तुओं की हिफाजत के लिए जरूरी ना समझा जाए। बेसिकली यह है कि किसी को जरूरी नहीं हो हिफाजत की, जैसे कोई डाक वस्तु है उसमें कुछ ऐसा सामान ही नहीं है कि इसकी हिफाजत की जरूरी हो, कुछ ऐसी भी डाक वस्तुएं होती हैं, तो उस केस में ये जो सीलिंग बैग्स है ना इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से भी पूछा गया था कि सील मोहर लगाना डाकघर गाइड भाग 1 की धारा 16 में है। प्रश्न पूछा गया था कि सील मोहर लगाना पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के किस रूल के अंतर्गत आता है। तो क्लॉज नंबर 16 में सील मोहर लगाने से संबंधित प्रावधान है। अगर सीलिंग बैग का इस्तेमाल गैर पंजीकृत डाक वस्तु को सील करने में किया जाता है तो एक कोई कागज का पतला सा टुकड़ा सील लगाने से पहले नीचे इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे स्वयं डाक वस्तु के साथ साथ अन्य संपर्क में आने वाली डाक वस्तुओं को हानि ना हो सके। बेसिकली ये कि अगर कोई व्यक्ति अपने अनरजिस्टर्ड आर्टिकल पर अपनी हिफाजत के लिए या अपने डाक वस्तु की हिफाजत के लिए उसको सील करना चाहता है तो उनको क्या करना है कि जैसे उनका कोई आर्टिकल है तो एक छोटा सा कागज का पतला सा टुकड़ा लेंगे वो, और पतला सा टुकड़ा लेने के बाद में इस पर जो बैग्स है उसको लगाएंगे। इस पर अगर जो कागज और बैग्स लगाते हैं तो उसका एक फायदा ये है कि ये जो आर्टिकल है उसकी जो पैकिंग से संबंधित जिस तरीके से पैक करके लाए हैं तो इस डाक वस्तु को भी इससे नुकसान नहीं होगा कागज लगाने से। और इसके साथ में जितने भी बैग्स बनेंगे, जो भी बैग्स बनेगा और उसमें जो भी आर्टिकल्स रखे जाएंगे और उनकी भी जो सुरक्षा है, इसके संपर्क में जो भी आएंगे उनकी भी सुरक्षा के लिए एक छोटा सा पतला सा कागज का टुकड़ा लगाना चाहिए, जिससे कि अन्य डाक वस्तुएं जो कि इसके संपर्क में आने वाली हैं उनको हानि ना हो सके। और ये जो प्रिकॉशन है विदेश भेजे जा रहे आर्टिकल्स के लिए जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें कई दिन तक गर्म वातावरण से होकर गुजरना पड़ता है। बेसिकली ये जो है कि अगर किसी आर्टिकल को विदेशों में जाना है तो जब वो हॉट क्लाइमेट से निकलते हैं, गर्म वातावरण से जब भी निकलेंगे तो जो बैग्स है वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। जब बैग्स अगर पिघलना स्टार्ट हो जाएगी तो इसके संपर्क में जो भी आर्टिकल्स रखे होंगे तो उनको ऑटोमेटिक रूप से नुकसान होने का खतरा बना रहेगा। तो उस केस में कागज का टुकड़ा लगाना तो मस्ट हो जाता है, कंपलसरी ही हो जाता है। पोस्टिंग ऑफ कॉइन्स एटसेट्रा ये एक टॉपिक है, इसके बारे में देख लेते हैं कि सिक्के, बुलियन, कीमती रत्न, जवाहरात, सोने चांदी की वस्तुएं और करेंसी या बैंक नोट केवल बीमा कराकर अंतर्देशीय डाक से भेजे जा सकते हैं। प्रश्न यहाँ से ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किनके लिए इंश्योरेंस जरूरी है।
या लिमिट में से कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जिनको बीमाकृत करके ही भेजना चाहिए? तो सिक्के, बुलियन, कीमती रत्न, जवाहरात, सोने चांदी की वस्तुएं, करेंसी या बैंक नोट्स को सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस से ही भेजना चाहिए, बीमा करा के ही भेजना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपंजीकृत पत्र या पार्सल से इन कीमती वस्तुओं को भेजता है तो भेजने वाले के लिए अपनी वस्तु खोने या कर्मचारियों से होकर इस डाक वस्तु को गुजरना है, उसके द्वारा इसके फाड़ने का खतरा भी शामिल है। बेसिकली ये है कि अगर कोई व्यक्ति सिक्के को, कीमती रत्न, बुलियन या जवाहरात, सोने चांदी की वस्तुएं, करेंसी या बैंक नोट्स को अगर वो चाहते हैं कि उनकी जो आर्टिकल है या इनका जो भी सामान है वो अपंजीकृत पत्र या पार्सल से भेजा जाए, तो ऐसी कीमती वस्तुओं को पोस्ट ऑफिस सलाह देता है कि आप इंश्योर करके भेजो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इन्हें अपंजीकृत पत्र या पार्सल से भेजा जाए तो इसमें एक चीज का खतरा रहता है कि जब ये जो आर्टिकल है बुकिंग से लेकर के डिलीवरी ऑफिस तक पहुंचने में जितने भी लोगों से या जितने भी कर्मचारियों के हाथ में ये पहुंचेगा तो इस डाक वस्तु को ये खतरा रहता है कि इनमें से कोई भी व्यक्ति इसको खोल सकता है या इसको खोल के निकाल के इसकी जो कीमती चीज है उसको निकाल सकता है। तो ये खतरा इसके लिए बना रहता है। तो पोस्ट ऑफिस सलाह देता है कि आप अपने सिक्के, बुलियन, कीमती रत्न, जवाहरात, सोने चांदी की वस्तुएं, करेंसी और बैंक नोट्स को केवल इंश्योरेंस करा कर ही भेजें। इंश्योरेंस उनका कराना कंपलसरी हो जाता है। अगर आप नहीं चाहते हो कि उनका इंश्योरेंस कराया जाए, अपंजीकृत पत्र या पार्सल किया जाए, तो इसमें एक ही खतरा है कि जो भी कर्मचारी इसके संपर्क में आएगा वो इसे खोल के निकाल भी सकता है और इसके लिए पोस्ट ऑफिस तो बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं रहता। सोने या चांदी की वस्तुओं से क्या मतलब है कि सोने या चांदी की पूरी या आंशिक रूप से बनी वस्तुएं, परंतु सिक्के और इलेक्ट्रो या दूसरी तरफ सामान इसके अंतर्गत नहीं आते। और जवाहरात शब्द का अर्थ है कि वे घड़ियों जिनके खोल पूरी तरीके से या मुख्य रूप से सोने या चांदी या प्लेटिनम के बने होते हैं। बेसिकली ये जो टर्म्स हैं उनको बताया गया है कि एक जो सोने चांदी जो टर्म अभी हमने पढ़ा था या जवाहरात शब्द हमने पढ़ा था उसके मीनिंग क्या क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट जान लेते हैं लेटर बॉक्स के बारे में। तो लेटर बॉक्स में पत्र, पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्रकार तथा पैकेटों को, डाकघर में स्थित लेटर बॉक्स, पोस्ट ऑफिस में कुछ लेटर बॉक्स है, मेल वैन में भी कुछ लेटर बॉक्स लगे हुए हैं, सार्वजनिक स्थलों पर भी कई सिटीज में लेटर बॉक्स लगे हुए हैं, या मोबाइल पोस्ट ऑफिस या स्टीमरों में भी कुछ लेटर बॉक्स लगे हुए हैं। तो इनमें अगर कोई व्यक्ति अपनी डाक डालना चाहता है, अपनी डाक वस्तु को पोस्ट करना चाहता है, तो जो भी इनकी जो निर्धारित शुल्क है उसका पूर्ण भुगतान के बाद ही इन लेटर बॉक्स में डालना चाहिए। बेसिकली ये है कि जो भी पोस्ट ऑफिस में लेटर बॉक्स है, मेल वैन में जितने भी लेटर बॉक्स हैं, सार्वजनिक स्थलों पर जितने भी लेटर बॉक्स हैं, मोबाइल पोस्ट ऑफिस का जो भी लेटर बॉक्स है या स्टीमर का जो भी लेटर बॉक्स है, इनमें अगर कोई व्यक्ति अपनी डाक पोस्ट करना चाहता है, कोई भी पोस्ट आर्टिकल को पोस्ट करना चाहता है, डाक वस्तु को पोस्ट करना चाहता है, तो इसका पूर्ण भुगतान होना चाहिए, यानी कि प्री पेमेंट होना चाहिए। पूर्ण भुगतान से मतलब है फुली पेड होना चाहिए। प्री पेमेंट का मतलब है पूर्व भुगतान। प्री से मतलब पूर्व और पेमेंट से मतलब भुगतान। तो पूर्ण भुगतान से मतलब है उसका फुली भुगतान होना चाहिए। अंडरपेड से मतलब अंडरपेड का मतलब हो गया कि कुछ बकाया हो। तो ऐसा भी नहीं करना है कि कुछ डाक वस्तु का जो भी भुगतान है वो बकाया रहना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। अनपेड का मतलब कि उसका तो पूरा ही भुगतान बकाया हो। तो ऐसे आर्टिकल्स को लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं करना चाहिए। मशीन फ्रंट की वस्तुओं को इन सभी लेटर बॉक्स में नहीं डालना चाहिए, यानी कि जो फ्रंटिंग मशीन होती है और उसके द्वारा जितने भी आर्टिकल्स को फ्रंट किया जाता है उन्हें मशीन फ्रंट आर्टिकल्स कहते हैं। तो ऐसे आर्टिकल्स को ये जो सभी लेटर बॉक्स हैं इनमें नहीं पोस्ट करना चाहिए। कौन कौन से लेटर बॉक्स हैं? पोस्ट ऑफिस का लेटर बॉक्स है, मालगाड़ी का है, सार्वजनिक स्थलों पर कुछ लेटर बॉक्स लगे हुए हैं, मोबाइल पोस्ट ऑफिस का है, स्टीमरों में, इतने सभी लेटर बॉक्स में इनको मशीन फ्रंट जो भी आर्टिकल है इनको नहीं डालना चाहिए।
नेक्स्ट यहाँ से एक प्रश्न पूछ लेता हूँ मैं एक प्रश्न पूछ लेता हूँ कि मशीन फ्रंट वस्तुओं को इन सभी लेटर बॉक्स में नहीं डालना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इन लेटर बॉक्स में मशीन फ्रंट आर्टिकल्स को पोस्ट करता है तो उनके साथ में कैसा ट्रीटमेंट किया जाएगा? तो उन वस्तुओं को अनपेड माना जाएगा या अंडरपेड माना जाएगा या उनको फुली पेड माना जाएगा या नन ऑफ द अबव? ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग करोगे कहाँ पर? हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर। अगर आप लोगों ने इससे पिछली वाली क्लास अगर देखी होगी तो आप लोग इस प्रश्न का बिल्कुल आंसर देंगे। और नेक्स्ट टॉपिक है पोस्टिंग इन स्पेशल लेटर बॉक्सेस, विशेष लेटर बॉक्स जिन पर केवल पत्र लिखा हो, यानी कि किसी लेटर बॉक्स पर क्या लिखा हुआ है? ओनली लेटर लिखा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ क्या पोस्ट प्रिंट है उस पर प्रिंट में लिखा हुआ है ओनली लेटर। अगर किसी लेटर बॉक्स पर जिस पर केवल पत्र लिखा हुआ है तो उसमें केवल क्या डालना है? तो उसमें सिर्फ और सिर्फ लेटर्स और पोस्ट कार्ड ही डालने चाहिए। यानी कि किसी लेटर बॉक्स पर अगर किसी शब्दों में ये लिखा हुआ है हिंदी या इंग्लिश में कि ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? ओनली लेटर्स के लिए है, तो ओनली लेटर्स वाले लेटर बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ लेटर्स और पोस्ट कार्ड को ही डालना चाहिए। अगर किसी लेटर बॉक्स पर लिखा हुआ है QMS या एयरमेल आर्टिकल वाले लेटर बॉक्स का उपयोग सिर्फ और सिर्फ हवाई डाक वस्तुओं से जानने वालों के लिए करना चाहिए। यानी कि जो एयरमेल आर्टिकल्स हैं उनके लिए एक लेटर बॉक्स है स्पेशल जिसे कहते हैं QMS या एयरमेल आर्टिकल्स, उस पर लिखा हुआ हो तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे लेटर बॉक्स में हवाई डाक वस्तु ही पोस्ट करनी चाहिए। अगर अन्य कोई डाक वस्तु इन लेटर बॉक्सों में डाली जाती है तो उसे हिरासत में रखा जा सकता है। बेसिकली ये है कि ऐसे जो स्पेशल लेटर बॉक्सेस हैं इनमें अन्य कोई डाक वस्तु या अन्य कोई पोस्टल आर्टिकल्स पोस्ट किया जाता है तो पोस्ट ऑफिस क्या करेगी? पोस्ट ऑफिस उसको डिटेन कर लेगी, डिटेंशन में रखती है, उसे अपनी हिरासत में रख सकती है। QMS आर्टिकल पर पूरा पिन गंतव्य स्थान के लिए लिखा होना चाहिए। QMS के जो भी आर्टिकल है, हवाई मेल वाले जो भी आर्टिकल्स हैं उन पर जो पिन है गंतव्य स्थान का जो भी पिन है वो लिखा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है प्रेजेंटेशन ऑफ लार्ज ऑफिशियल एंड अदर लेटर्स इन बल्क एट द विंडो ऑफ द वैन और पोस्ट ऑफिस। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा संख्या में ऑफिशियल्स या अदर लेटर्स को पोस्ट ऑफिस की खिड़की या मालगाड़ी की या मेलगाड़ी की खिड़की पर पोस्ट करना चाहिए तो उससे संबंधित क्या प्रावधान है? तो उससे संबंधित है कि बड़े पत्रों, ऑफिशियल हो या अन्य लेटर्स हो को लेटर बॉक्स में नहीं डालना चाहिए। उन्हें डाक गाड़ी की खिड़की पर यानी कि उन्हें मेलगाड़ी की खिड़की पर या पोस्ट ऑफिस की खिड़की पर हैंड टू हैंड यानी कि बाई हैंड देना चाहिए। बेसिकली ये कि जितनी भी बड़ी संख्या में पत्र हैं चाहे वो ऑफिशियल हो या अन्य लेटर्स हो उनको लेटर बॉक्स में LBs में पोस्ट नहीं करना चाहिए, लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं करना चाहिए। उनको डाकघर की खिड़की पर दे सकते हैं या मेलगाड़ी या मेल वैन की खिड़की पर दे सकते हैं। बड़ी मात्रा में पत्र या पैकेटों को डाक गाड़ी या डाकघर की खिड़की पर दे सकते हैं बशर्ते इन पर कोई डाक भार या लेट फीस बकाया होने पर इसका पूर्ण भुगतान कर दिया हो। यानी कि ऐसे जो आर्टिकल्स हैं जो बड़ी संख्या में हैं और इनको डाकघर की खिड़की या मेलगाड़ी की खिड़की पर दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? उसके लिए शर्त है कि उसका कोई भी पोस्टेज चार्जेस डाक बार का या जो कोई लेट फीस हो लगने वाली जो कोई भी लेट फीस हो उसका जो भुगतान है वो पूर्ण भुगतान किया होना चाहिए। यानी कि फुली पेड होने चाहिए, सभी तरीके से जो भी भुगतान है उनका भुगतान किया हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिकल्स रिक्वायरिंग स्पेशल ट्रीटमेंट। ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जिनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है? तो ऐसी डाक वस्तुएं जो पंजीकृत, बीमाकृत या मूल्य से मतलब वैल्यू पेबल आर्टिकल्स जो होते हैं BPP। तो ऐसी डाक वस्तुएं जो पंजीकृत, बीमाकृत, BPP हो डाक बंद करने से कम आधा घंटा पूर्व प्रस्तुत करनी चाहिए। बेसिकली ये है कि पोस्ट ऑफिस की टाइमिंग अगर रजिस्टर्ड बुक करने की, इंश्योर्ड बुक करने की, BP आर्टिकल्स को बुक करने की अगर मान लेते हैं 2 बजे तक है तो 1:30 पर ही ऐसे आर्टिकल्स को पोस्ट ऑफिस की खिड़की पर बुकिंग के लिए प्रेजेंट करना चाहिए, पूर्व में प्रस्तुत करना चाहिए। तो ऐसे आर्टिकल पर क्या क्या लिखा होना चाहिए? तो जो बीमित आर्टिकल्स हैं
ऐसे आर्टिकल पर पंजीकृत बीमित राशि, मूल्य दे राशि आदि को पते वाले हिस्से पर सबसे ऊपर की ओर लिखना चाहिए। बेसिकली ये है कि अगर कोई पोस्टल आर्टिकल इस तरीके से है और उसका एड्रेस की साइड में ऊपर वाला हिस्सा ये है, तो उस पर अगर कोई आर्टिकल रजिस्टर्ड है तो उसके ऊपर इस वाले भाग में क्या लिखा होना चाहिए, रजिस्टर्ड लिखा होना चाहिए। अगर कोई इंश्योर्ड है तो क्या लिखा होना चाहिए, तो लिखा होना चाहिए इंश्योर्ड ऑफ रुपए, यानी कि इसमें लिखा होना चाहिए कि कितने रुपए की ये इंश्योर्ड है, या वैल्यू पेबल ऑफ रुपए, कितने रुपए की ये वैल्यू पेबल है, यानी कि मूल्य दे राशि कितनी है। तो ये जो भी नोट्स हैं, ये जो भी वर्ड्स हैं, ये पते वाले हिस्से की ओर ऊपर की ओर लिखे होने चाहिए, जिससे कि पता चल जाए जब भी कोई काउंटर पीए या कोई भी डाक को शॉर्ट करता है तो उनको पता लगना चाहिए कि ये आर्टिकल्स को पंजीकृत में स्कैन करना है, या इंश्योर के लिए देना है, या पोस्टमैन के लिए देना है। तो उनसे कहेंगे कि इन पर इंश्योरेंस है या बीपी आर्टिकल है, तो ये बीपी आर्टिकल है, इनसे इतने रुपए लेने हैं। तो बेसिकली ये शब्द हैं जो लिखे हुए होने ही चाहिए। नेक्स्ट, हवाई डाक वस्तुएं जिन पर उच्च मूल्य की डाक टिकट चिपकी हो को पोस्ट ऑफिस या मेल ऑफिस के काउंटर पर स्टाम्प छाप के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसे आर्टिकल को प्रस्तुतकर्ता के सामने ही स्टैंप लगा के आगे भेजने चाहिए। बेसिकली ये कि QMS या एयरमेल के जो भी आर्टिकल हैं जिन पर उच्च मूल्य की डाक टिकट यानी कि हायर डिनोमिनेशन की जो पोस्टेज है, डाक टिकट है, वो चिपकी हो, तो ऐसे आर्टिकल्स को पोस्ट ऑफिस या मेल ऑफिस के काउंटर पर जब भी देते हैं तो सबसे पहले उन पर जो आर्टिकल्स हैं, जैसे ये आर्टिकल है, इस पर पोस्टेज यहाँ पर चिपकी हुई है, तो इन पर पोस्टेज चिपकी हुई है, तो इस पर डेट स्टैम्प्स है वो लगानी चाहिए, और लगा करके ही प्रस्तुतकर्ता के सामने यानी कि जो भी भेजने वाला व्यक्ति है उसके सामने स्टैम्प्स लगा करके ही इसे आगे ट्रांसमिट करना चाहिए, आगे डिलीवरी के लिए भेजना चाहिए। डिजेबिलिटी ऑफ पोस्टिंग अर्ली, पोस्ट ऑफिस क्या चाहता है आप लोगों से, पोस्ट ऑफिस जनता से क्या चाहता है, पोस्ट ऑफिस जनता से चाहता है कि जनता को डाक को जल्द से जल्द डाक का बंद करने का इंतजार किए बिना प्रस्तुत करना चाहिए। बेसिकली ये है कि जो भी समय है उससे पहले जो जनता है उसको टाइम का पता होना चाहिए, और उससे पहले ही अपनी डाक को बुकिंग के लिए देना चाहिए, जिससे कि जो डाक बंद होने का समय है उससे पहले ही डाक आपकी बुकिंग हो जाए, और देन आपकी स्टैंपिंग के बाद में, डेट मोहर लगाने के बाद में उसको आपको जो डाक है उसी को आगे ट्रांसमिट करना चाहिए। बेसिकली ये है कि जनता को ये सलाह दी जाती है कि वो डाक को जल्दी से जल्दी अपने बुकिंग करा ले, और उन्हें इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि डाक का बंद होने के समय मान लेते हैं 2 बजे का है तो वो 2 बजे ही जाएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ समय पहले ही जाना चाहिए, जिससे डाक बुकिंग भी हो जाए और आपकी डाक है उस पर तारीख मोहर लग सके। अगर कोई व्यक्ति डाक बंद होने के समय पर आता है तो इस स्थिति में उस डाक को रोका जा सकता है। अगर डाक बंद हो रही है उस समय कोई व्यक्ति आता है तो उसकी जो डाक है उससे रख सकते हैं, या उनको बोल सकते हैं कि आप लोग कल आके नेक्स्ट जब भी वर्किंग डे हो तब आकर के अपनी डाक टिकट लगा करके या जैसे भी पेमेंट करना चाहे उसको करके वो अपनी डाक भेज सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में है मैनर ऑफ अफेक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प्स। यहाँ से तो प्रश्न कई बार पूछा गया है और ये पूछा भी गया था कि मैनर ऑफ अफेक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प्स किस नंबर के क्लॉज में है या रूल में है, तो रूल नंबर 23 है इसके लिए पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट का। और सबसे पहले प्रश्न ये पूछा गया था, और नेक्स्ट प्रश्न ये पूछा गया था कि अगर कोई डाक वस्तु है तो उस पर डाक टिकट कहाँ पर चिपकानी चाहिए। तो किसी भी लेटर पर डाक टिकट चिपकाने का जो सही तरीका है वो ये है कि जिस तरफ पता लिखा हो उसका राइट हैंड साइड का जो भी हिस्सा है ना, ऊपर वाला टॉप मोस्ट वाला, यहाँ वाला ये जो हिस्सा है डाक वस्तु का जो भी पता लिखा हुआ है, जिस तरह पता लिखा है उसके राइट हैंड साइड का ऊपर वाला जो भी कॉर्नर है वहां पर डाक टिकट चिपकी होनी चाहिए। ये प्रश्न पूछा गया था। तो किसी पत्र या पैकेट पर चिपकाए गए डाक टिकट पूर्ण रूप से उस वस्तु पर ही चिपकाए जाते हैं, न कि भीतर रखी वस्तु के किसी भी भाग अथवा लेबल पर। बेसिकली ये है कि अगर कोई डाक वस्तु है तो इसके ऊपर ही इस डाक टिकट को चिपकाया जाता है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई ऐसा फॉर्म हो या ऐसा कोई पेज हो जिसके ऊपर लिखा हो कि यहाँ डाक टिकट चिपकाएं, वहां पर आप डाक टिकट चिपका के ले आते हो, फिर अपना लिफाफा पैक करके लाते हो, फिर कहते हो कि इसके अंदर हमने इतनी डाक चिपकाई है और इसका पेमेंट हमसे नहीं लोगे क्योंकि हम लोगों ने डाक टिकट से ही पहले ही भुगतान कर दिया है। तो ऐसा
गलत है। बेसिकली ये है कि डाक टिकट चिपकानी होती है लिफाफे के ऊपर की ओर, उसके अंदर कोई भी आर्टिकल रखा हुआ है उस पर रिक्वायर्ड है तो आप चिपकाएं, नहीं तो अन्यथा नहीं चिपकाएं, यानी कि भीतर रखी वस्तु के किसी भाग अथवा लेवल पर नहीं चिपकाना है। डाक टिकट चिपकाई जाती है लिफाफे के ऊपर। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि डाक टिकट जिस तरफ पता लिखा है उसके दाईं ओर ऊपरी हिस्से पर चिपकाए जाने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, यहाँ से जान लेते हैं नेक्स्ट में क्या है। नॉन पोस्टल स्टैम्प्स, चैरिटी स्टैम्प्स, लेवल, सील्स एटसेट्रा। इसमें लिखा हुआ है कि स्टैम्प्स, टिकट, लेवल आदि जो कि पोस्टल स्टैम्प्स नहीं है को पते वाले भाग की ओर नहीं लगाना चाहिए। बेसिकली जिस तरफ एड्रेस लगा हो उस तरफ ऐसे आर्टिकल्स को नहीं चिपकाना चाहिए, उस तरफ सिर्फ और सिर्फ डाक टिकट को चिपका करके जो भुगतान है उसे कर सकते हैं। तो यूज ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स, इसके अकॉर्डिंग ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी डाक वस्तु पर डाक टिकट चिपकाता है तो उनको ये सलाह दी जाती है कि आप कम से कम संख्या में न्यूनतम संख्या में डाक टिकटों का प्रयोग करें और डाक छपाई का जो भी खर्चा है अनावश्यक खर्चे से बचें और कम से कम जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य की डाक टिकट चिपकाएं। बेसिकली ये है कि अगर किसी को 25 रुपये लगते हैं डाक टिकट के किसी भी लेटर को भेजने के, तो उनको बेसिकली क्या करना चाहिए कि 20 रुपये की एक स्टैम्प और 5 रुपये की एक स्टैम्प, अगर 25 रुपये की स्टैम्प अवेलेबल नहीं है तो या फिर 5-5 रुपये की 5 स्टैम्प चिपका सकते हैं या 10-10 रुपये की 2 स्टैम्प चिपका करके एक स्टैम्प 5 रुपये की चिपका सकते हैं। बेसिकली उनको क्या नहीं करना चाहिए, उनको ये नहीं करना चाहिए कि अगर 25 रुपये की स्टैम्प चिपकानी है तो वो 1-1 रुपये की 25 स्टैम्प चिपका दें या 50 पैसे की 50 स्टैम्प चिपका दें। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे क्या होगा कि जो थोड़ा सा ही तो हिस्सा है टॉप एंड साइड का, राइट हैंड साइड का टॉप एंड जो भी है, टॉप कॉर्नर जो भी है उसमें थोड़ा सा ही हिस्सा है जिस पर डाक टिकट चिपका सकते हैं, तो उस पर इतनी संख्या में टिकट कैसे चिपका सकते हैं। तो जनता को सलाह दी जाती है और पोस्ट ऑफिस के कर्मी इस बात की सलाह भी देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य की डाक टिकट चिपकाएं, जिससे जो भी हमारा जो भी खर्चा आता है इंडिया पोस्ट का अनावश्यक खर्चा भी बचता है उससे, और डाक वस्तु पर अन्य कार्यों के लिए जगह भी रहती है, जैसे कि अगर कोई नोट लगाना हो या कोई रिमार्क लगाना है या कोई इंस्ट्रक्शंस देने हैं उस संबंधी, तो उसका जो भी एड्रेस साइड है उस पर इंस्ट्रक्शंस दिए जा सके, इसलिए जनता को सलाह दी जाती है। इससे डाक कर्मियों का काम भी बढ़ता है। प्रिंटिंग चार्ज और मूल्यवान स्टैम्प्स पेपर खराब ज़्यादा होता है। बेसिकली ये डाक कर्मियों का काम कैसे है कि वो ज़्यादा संख्या में, पहली बार तो ये है कि अगर किसी को चाहिए 1-1 रुपये के 25 स्टैम्प तो वो चिपकाएंगे भी, देंगे भी उनको। उसके बाद में प्रिंटिंग का जो भी चार्ज इंडिया पोस्ट का लगता है वो भी खराब होगा और जो स्टैम्प्स पेपर है वो भी खराब होगा। तो इसलिए सलाह दी जाती है कि मिनिमम नंबर्स में आप पोस्टेज स्टैम्प्स को यूज करें और हायर डिनोमिनेशन की यानी कि उच्च मूल्य वर्ग की आप लोग डाक टिकट का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट जान लेते हैं मेथड ऑफ एड्रेस के बारे में। मेथड ऑफ एड्रेस में जो टॉपिक है उसके अंतर्गत क्लॉज नंबर 26, 27, 28, 29, 30 और 31 आते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्लॉज नंबर 26 का नाम पर्टिकुलर्स टू बी फर्निश्ड, यानी कि कौन कौन से पर्टिकुलर्स कितने होते हैं। क्लॉज नंबर 27 में है मेल्स फॉर डिफेंस सर्विसेज पर्सनल। क्लॉज नंबर 28 का नाम है मेल्स फॉर नेवी पर्सनल सर्विंग इन इंडियन नेवी शिप्स। और क्लॉज नंबर 29 का नाम है आर्टिकल्स बियरिंग इंडेफिनिट एड्रेस। क्लॉज नंबर 30 का नाम है एडिशन ऑफ सेंटर्स एड्रेस। क्लॉज नंबर 31 का नाम है इंटीमेशन ऑफ एड्रेस टू करस्पॉन्डिंग एब्रॉड। बेसिकली आपको क्लॉज नंबर याद रखने हैं और उनके नाम से याद रखने हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं पर्टिकुलर्स टू बी फर्निश्ड में क्या है कि अगर किसी भी पोस्टल लिफाफे पर, पोस्टल आर्टिकल्स पर जब भी एड्रेस लिखेंगे तो लिफाफे पर इस तरीके से एड्रेस लिखना है कि जो भी उसका एड्रेस इस तरीके से लिखा जाएगा कि कम से कम 3 सेंटीमीटर का जो मार्जिन है वो हमें छोड़ना है। और यही प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न जानने से पहले बता देता हूँ कि द एड्रेस शुड बी रिटन पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द कवर, यानी कि आप लोगों को इस तरीके से आपको एड्रेस लिखना है जैसे कि नाम, जो भी गली मोहल्ले का नाम है, स्ट्रीट का नाम है, या जो भी गांव का नाम है, जो भी डिस्ट्रिक्ट का नाम है, जो भी डिलीवरी ऑफिस का नाम है, या जो भी
स्टेट का नाम है वो पैरेलल रूप से लिखना है, इस तरीके से नहीं लिखना है। नाम फिर उसके बाद में एड्रेस, स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, इस तरीके से पिन कोड वगैरह ऐसे नहीं लिखने, पैरेलल रूप में लिखना होता है। तो बेसिकली ये है कि आर्टिकल शुड बी रिटन पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द कवर एंड इन द लोअर हाफ एंड टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड of the front of the article, leaving a clear margin of at least 3 cm at the top for the postage stamps and label, postmark and other indications। यानी कि जो भी पोस्टल आर्टिकल्स का लिफाफा है यहाँ से छोड़ोगे आप लोग 3 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर पर क्या काम किया जाएगा तो उस पर चिपकाई जाएंगी इधर वाले कॉर्नर पर स्टैम्प्स वगैरह, लेबल्स वगैरह और पोस्ट मार्क्स, और जो भी इंडिकेशंस हैं वो 3 सेंटीमीटर में लिखे जाएंगे। देन उसके बाद आप पैरेलल रूप में अपना एड्रेस लिख सकते हैं। और एड्रेस अर्बन एरियाज के लिए अगर किसी आर्टिकल को जाना हो तो उसे किस तरीके से एड्रेस लिखते हैं, और अगर किसी आर्टिकल को रूरल एरिया में डिलीवर होना हो यानी कि ग्रामीण एरिया में डिलीवर होना हो तो उसको किस तरीके से एड्रेस लिखेंगे, अलग अलग तरीके से जान लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर किसी आर्टिकल को शहरी क्षेत्र में जाना हो तो सबसे पहले लिखेंगे प्राप्तकर्ता का नाम, अगर कोई वो व्यापार करते हैं तो उनका नाम, देन उनके बाद में मकान का नंबर, गली का नंबर या रोड का नाम, देन उसके बाद में लिखेंगे लोकेलिटी और मोहल्ले का नाम। अगर पोस्ट बॉक्स अगर कोई है उपलब्ध है तो उसका भी नंबर लिख सकते हैं, पोस्ट बॉक्स संख्या लिख सकते हैं। पोस्ट टाउन या पिन कोड दोनों लिखेंगे, नेम ऑफ द पोस्ट टाउन एंड पिन कोड, कस्बे वगैरह का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम और स्टेट का नाम, देन पिन कोड। और ऑप्शनल में क्या लिखते हैं, ऑप्शनल में लिखते हैं मोबाइल नंबर, अभी नया अपडेट आया था, मोबाइल नंबर को लिखेंगे अब ऑप्शनल में, यानी कि ये भी ऑप्शनल है, अगर है तो मोबाइल नंबर जरूर लिखेंगे। ग्रामीण एरिया में क्या है, ग्रामीण एरिया में लिखेंगे एड्रेसी का नाम, मदर फादर्स का नाम, यहाँ पर मदर फादर्स का नाम कंपलसरी नहीं था लेकिन इधर हो जाता है। व्यवसाय अगर कोई है तो लिखेंगे नंबर ऑफ हाउस, मकान संख्या लिखेंगे अगर कोई है, गली मोहल्ले का नाम कोई है तो लिखेंगे, कंपलसरी नहीं है। नेम ऑफ द विलेज एंड थाना, यानी कि गांव का नाम, थाने का नाम, फरके का नाम, होबली का नाम, ये लिखेंगे। पोस्ट ऑफिस का नाम, वितरण डाकघर का नाम लिखेंगे, पिन कोड नंबर लिखेंगे और देन तहसील का नाम लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे अपना और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम लिखेंगे। और देन लास्ट में सबसे नीचे क्या है, सबसे नीचे है मोबाइल नंबर जो कि ऑप्शनल में आता है। बेसिकली पूछा ये जाता है कि पर्टिकुलर्स जब भी लिखेंगे अर्बन एरियाज में या रूरल एरियाज में तो उनमें से क्या चीज़ कंपलसरी है, तो जहाँ पर इफ़ एनी लिखा हुआ है ये कंपलसरी नहीं है और बाकी के जितने भी हैं वो कंपलसरी है, यानी कि इफ़ एनी लिखा हुआ है तो इसे एड्रेस में शामिल कर सकते हैं लेकिन ये कंपलसरी नहीं होता है। नेक्स्ट, ऐसे मामलों में जहां एक ही नाम के एक से अधिक डाकघर हो और पिन कोड ना लिखा हो तो विशेष तौर पर जिले का नाम लिखना अत्यंत आवश्यक है। बेसिकली ये है कि एक से ज़्यादा पोस्ट ऑफिस के नाम हो गए, पिन कोड लिखा भी नहीं है तो ऐसे केस में जिले का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना जरूरी हो जाता है। यदि जिले का भी नाम वही है तो डाकघर जो डाकघर का हो तो ऐसी स्थिति में राज्य का नाम देना चाहिए, यानी कि अगर डिस्ट्रिक्ट का नाम भी सेम हो गया जो कि पोस्ट ऑफिस का नाम है तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, अपना जो भी स्टेट है उसका नाम देंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से है कि विदेशों को भेजी जाने वाली डाक वस्तुओं पर पता है वो रोमन अक्षरों में लिखा जाएगा और अंक अरबी के लिखे जाने चाहिए। और प्रश्न यहाँ से पूछा भी गया था कि जो भी एड्रेस लिखा जाता है उनमें रोमन के लेटर्स लिखे जाते हैं, अरबी के अंक लिखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में ऐसे भी था और प्रश्न को घुमाते इस तरीके से है कि रोमन के अंक थे या अरबी के अक्षर थे, इस तरीके से पूछ लेगा, यानी कि ऑप्शंस में दे देगा। एक ऑप्शन में सही ऑप्शन में ये दे देगा रोमन के अक्षर और अरबी अंकों में डाक वस्तु और पता लिखा जाता है, और दूसरे में ये भी दे सकता है कि रोमन के अंक और अक्षर किसके, अरबी के, इस तरीके से कॉम्बिनेशन को बना सकते हैं। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे। और नेक्स्ट में है कि हर डाक वस्तु पर निचले बाएं हाथ के कोने पर अब सेंडर का नाम लिखा होना चाहिए, प्रेषक का नाम लिखा होना चाहिए। तो प्रश्न पूछा गया था कि जो भेजने वाला है, प्रेषक है, उसका नाम, पता और पिन कोड कहाँ पर लिखा जाता है। तो ऑप्शंस कई दिए थे तो उसका सही ऑप्शन था कि लेफ्ट हैंड साइड का बॉटम का जो भी कॉर्नर है वहाँ पर सेंडर का नाम लिखा जाता है। डाक टिकट कहाँ चिपकाई जाती है, तो जिस तरफ एड्रेस लिखा है उसका राइट हैंड साइड का टॉप मोस्ट का जो भी कॉर्नर है वहाँ पर डाक स्टैम्प्स चिपकाई जाती है, डाक टिकटें चिपकाई जाती हैं।
तो हर डाक वस्तु पर निचले बाएं हाथ के कोने में प्रेषक को अपना नाम, पता, पिन कोड लिखना चाहिए, जिसमें डाक वस्तु के अवितरित होने की स्थिति में बिना खोले वापस किया जा सके। बेसिकली ये है कि अगर कोई वस्तु बुकिंग करके डिलीवरी ऑफिस के लिए जाती है, वहाँ किसी कारणवश उसको रिफ्यूज किया जाता है, डिलीवर नहीं हो पाती है, तो देन इसको जहाँ भी सेंटर का एड्रेस है वहाँ उसको पहुँचाया जाता है। तो उस केस में अगर सेंटर अपना एड्रेस नहीं लिखेंगे तो ऐसी डाक वस्तु को बिना खोले वापस कर लेना चाहते हैं, सेंटर लेना चाहता है, तो उस स्थिति में अपना पता, नाम, पता, पिन कोड लिखना चाहिए। अगर वो नहीं लिखते हैं तो ऐसी स्थिति में अवितरित वाली डाक को RLO रिटर्न लेटर ऑफिस भेजा जाता है। वहाँ पर हर साल ऐसे कई आर्टिकल्स हैं जिनको वहाँ पर डिस्ट्रॉय किया जाता है, इनको डिस्पोजल किया जाता है, यानी कि उनका नाम पता ही नहीं है, तो रिटर्न लेटर ऑफिस में बहुत ज़्यादा ऐसी डाकें हो जाती हैं, तो उनका डिस्पोजल किया जाना है, बेसिकली उनको नष्ट किया जाना ही है, क्योंकि उनका कोई क्लेम करने वाला नहीं है, उन पर कोई अपना अधिकार जताने वाला नहीं है। और अगर अपना सेंटर अपना एड्रेस लिख देता है, नाम, पता, पिन कोड लिख देता है, तो प्राप्तकर्ता अगर नहीं ले पाता किसी भी कारणवश तो प्रेषक के लिए वापस भेज दी जाती है। नेक्स्ट, एड्रेस किस तरीके से लिख सकते हैं। कुछ पीओ गाइड पार्ट फर्स्ट के अनुसार कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिए गए थे, जैसे ABC में नाम हो गया, इंजीनियर उनका व्यवसाय हो गया, मंदिर मार्ग उनके गली मोहल्ले का नाम हो गया, गोले मार्केट जैसे कोई मार्केट वगैरह है, और ये हो गया स्टेट का नाम, देन आ गया पिन कोड नंबर। अगर गांवों में है तो किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे लक्ष्मी है, बायोफोक करके डाल दिया, देन उनके ब्लेज का नाम, ये उनके डिस्ट्रिक्ट का नाम, देन ये पिन कोड नंबर, ये तालुका वगैरह नंबर, और ये अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट। इस तरीके से अपने एड्रेस को ले सकते हैं, बेसिकली ये बताया गया हुआ है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत सरकार के जितने भी दूसरे मंत्रीज हैं तथा उच्च सरकारी अधिकारियों को सिर्फ ये सुविधा मिली हुई है कि भारत में अपने दौरे के समय या जहाँ भी वो अपना दौरा करते हैं उस समय उनकी जो भी डाक है उनको वहाँ पर दी जाती है। ऐसे जितने भी अधिकारी हैं इस विशेष अधिकार का जो लोग यूज करते हैं, तो ऐसे विशेष अधिकार के हकदार वाले उच्च अधिकारियों की सूची क्लॉज नंबर 206 में है इसी गाइड के में। और ऐसी अधिकारियों को कैंप में बांटी जाने वाली डाक वस्तुएं किसी डाकघर के पते से नहीं भेजी जाती है, बल्कि उन्हें केवल उनके कैंप को ही भेजना चाहिए, जैसे कि क्लॉज नंबर 206 में दिया हुआ है। बेसिकली ये है कि राष्ट्रपति साहब, प्रधानमंत्री जी या भारत सरकार के और जितने भी मंत्री या उच्च सरकारी अधिकारी हैं वो अपने दौरे पर जब भी जाते हैं तो उनकी जो भी डाक है वो उनके कैंप के लिए भेजी जाती है, दौरे के दौरान अब उनके कैंप पर भेजी जाती है, या उनका जो एड्रेस है वहां पर भेजने के बजाय आप उनको कैंप में दे सकते हैं। और ऐसे आर्टिकल या ऐसे जो अधिकारी हैं, ऐसे जो भी मंत्री वगैरह हैं, इनकी जो लिस्ट कहाँ पर दी है, क्लॉज नंबर 206 में दी हुई है। और नेक्स्ट टॉपिक है मेल्स फॉर डिफेंस सर्विसेज पर्सनल सर्विंग इन द आर्मी एंड एयरफोर्स, यानी कि जो लोग आर्मी या एयरफोर्स में सेवाएं दे रहे हैं उनके लिए किस तरीके से डाक पहुंचाई जाती है। तो उनके लिए सबसे पहले जब भी उनका पता लिखा जाता है तो उस केस में उनका नंबर लिखा जाता है, कोई जो भी नंबर उनका होता है, या फिर रैंक, जो भी जिस भी रैंक पर है वो लोग, उनका नाम और जिस भी यूनिट में है उनकी यूनिट लिखी जाती है। देन थल सेना और हवाई सेना में कार्य करने वाले रक्षा सेवा के जितने भी कर्मचारी हैं उनकी जितनी भी डाक है वो 56 APO, 56 आर्मी पोस्ट ऑफिस केयर ऑफ करके लिखी जाती है 56 APO, या 99 APO 99 APO आर्मी पोस्ट ऑफिस केयर ऑफ करके लिखी जाती है, और देन इनकी डाक भेजी जाती है। यानी कि ये तो बेसिक डिटेल्स, और उनका एड्रेस कहाँ का, केयर ऑफ करके 56 APO में है तो 56 APO, अगर उनका जो क्षेत्र 99 APO में आता है तो 99 APO लिख करके उनकी डाक भेजी जाती है। बेसिकली उनकी डाक के लिए कोई डिस्ट्रिक्ट या कोई स्टेट वगैरह इस तरीके से नहीं लिखा जाता, उनके लिए सिर्फ ये है कि नंबर, रैंक, नेम, यूनिट और देन केयर ऑफ 56 APO या 99 APO। तो प्रश्न ये पूछा गया था कि आर्मी या एयरफोर्स में जितने भी लोग कार्य करते हैं उनकी जितनी भी डाक है वो कहाँ पर भेजी जाती हैं, तो उनकी जो डाक है वो 56 APO और 99 APO पर भेजी जाती हैं। ये आंसर था उस प्रश्न का कि 56 APO और 99 APO पर भेजी जाती है।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से भी पूछा गया था कि जो लोग नेवी में सेवा कर रहे हैं, इंडियन नेवी में जितने भी जहाज हैं उन पर काम कर रहे हैं, तो उनके लिए डाक किस तरीके से पहुंचाई जाती है। तो उनकी जो डाक है वो केयर ऑफ मेल ऑफिस मुंबई के नाम से भेजी जाती है, और उनके जो पर्टिकुलर्स हैं उनमें नंबर, रैंक, अगर कोई पर्टिकुलर्स ऑफ द एड्रेस ही है या कुछ अन्य उनकी जानकारी है वो, और जहाज का नाम के साथ साथ में भारतीय नौसेना के जहाजों पर काम करने वाले कर्मचारियों की डाक केयर ऑफ मेल ऑफिस मुंबई के माध्यम से भेजनी चाहिए। पाने वाली का रैंक, संख्या और अन्य ब्यौरे एवं जहाज का नाम देना चाहिए। बेसिकली उनकी जो डाक है वो कैसे जाती है, उनकी जाती है केयर ऑफ मेल ऑफिस मुंबई के नाम से, सिर्फ और सिर्फ नेवी वालों की। और आर्म फोर्स वालों की और जो एयर फोर्स वालों की डाक है वो 56 APO और 99 APO के माध्यम से भेजी जाती है। तो ये प्रश्न पूछे गए थे। नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिकल्स बियरिंग इनडेफिनिट एड्रेस, यानी कि कुछ आर्टिकल्स पर पता ही निश्चित नहीं है। तो निश्चित और अपूर्ण पता होने की स्थिति में, निश्चित और पूर्ण पता ना होने या अपूर्ण पता होने की स्थिति में डाकघर कोई भी डाक वस्तु का वितरण नहीं करेगा। ये पोस्ट ऑफिस को अधिकार है। पार्सल या अन्य आर्टिकल्स को पंजीकृत बीमित मूल्य दे या मनी ऑर्डर से भेजने के लिए अगर कोई देता है तो उस पर निश्चित पता ना होने की स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। बेसिकली ये है कि अगर कोई पार्सल है या अन्य आर्टिकल्स, जैसे कोई रजिस्टर्ड आर्टिकल है, इंश्योर्ड आर्टिकल्स है, वैल्यूएबल आर्टिकल है या मनी ऑर्डर है, अगर कोई भेजना चाहता है, अभी हम लोगों ने बताया था मेथड ऑफ एड्रेस, उसके अकॉर्डिंग उनका पता वो निश्चित नहीं है, तो उस स्थिति में उनके आर्टिकल को बुकिंग ही नहीं किया जाएगा। यानी कि निश्चित पता ना होने की स्थिति में उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, उसे बुकिंग ही नहीं की जाएगी, उनको आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं एडिशन ऑफ सेंडर्स एड्रेस, यानी कि हर डाक वस्तु पर निचले बाएं हाथ के कोने में प्रेषक को अपना नाम, पता, पिन कोड लिखना चाहिए, जिसमें डाक वस्तु के अवितरित होने की स्थिति में बिना खोले प्रेषक को वापस भेजा जा सके। तो इस पॉइंट को हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जान लेते हैं कि पंजीकृत पत्र, पंजीकृत पार्सल और अपंजीकृत पार्सल पर प्रेषक का नाम, पता लिखना अनिवार्य है। ये कंपलसरी है। रजिस्टर्ड लेटर्स हैं या रजिस्टर्ड के पार्सल है या अनरजिस्टर्ड पार्सल है, इस पर प्रेषक का नाम लिखना होना चाहिए। ये तो कंपलसरी है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। और ऐसे आर्टिकल को जिन पर नाम, पता, जो बिना नाम पते और जिनका कोई सुराग नहीं मिलता, यानी कि उन पर कोई क्लेम नहीं करता, उनको हर वर्ष RLO यानी कि रिटर्न लेटर ऑफिस में RLO में उन्हें नष्ट किया जाता है। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है इंटीमेशन ऑफ एड्रेस टू करस्पॉन्डिंग अब्रॉड, यानी कि जनता को यह सलाह दी जाती है कि जब भी अपना पता विदेश में रह रहे लोगों को देते हैं, यानी कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया में रह रहा है, उनका कोई रिश्तेदार या कोई भी करीबी अमेरिका में रहता है, अगर वो लोग अपना एड्रेस भेजते हैं कि हमारी जो आर्टिकल है वो आप इस पते पर भेजो, तो अमेरिका में रह रहे जिन भी लोगों को एड्रेस देंगे तो उनको यह सलाह दी जाती है कि वो जब भी अपना पता अमेरिका से लिखेंगे ना, इंडिया वालों के लिए लिखेंगे, तो इंडिया के जो भी स्टेट्स हैं ना, उनका नाम जरूर लिखवाना चाहिए कि वो किस स्टेट में रह रहे हैं। जैसे राजस्थान, हरियाणा वगैरह, जिस भी स्टेट में वो लोग रह रहे हैं उसका नाम लिखना जरूरी है। यानी कि जनता को यह सलाह दी जाती है कि जब भी वह अपना पता विदेश में रह रहे अपने लोगों को दें तो उन्हें अपने भारतीय राज्य का नाम जरूर बताएं जिसमें वो रह रहे हैं। ये उनके लिए कंपलसरी है। नेक्स्ट ये है कि इसी नोट पर इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग करेंगे पीओ गाइड पार्ट फर्स्ट के जितने भी टॉपिक्स रह गए हैं उनको कवर करेंगे, और साथ के साथ में पीओ गाइड पार्ट 2 को भी हम लोग कवर कर रहे हैं और उसका सेक्शन 1 और 2 कवर कर चुके हैं। इसमें अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट 1-2 दिन में सेक्शन 3 से संबंधित और सेक्शन 2 में जितने भी क्लॉज बचे थे, जितने भी क्लॉज यहाँ से 2-3 रह गए थे, क्योंकि वो क्लॉजेस थोड़े से बड़े थे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए उनको रख लिया गया था पीछे के लिए, तो उनको सबसे पहले कवर किया जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आएगा सेक्शन नंबर 3, यानी कि अभी एक वीडियो आएगी उसमें आएगा जितने भी सेक्शन 2 में जितने भी आर्टिकल रह गए थे, यानी 2-3 क्लॉज रह गए थे, उनको कवर करेंगे। जो टॉपिक नहीं समझ में आया था सेक्शन 2 से पीओ गाइड पार्ट 2 के से, उसको भी कवर करेंगे। और नेक्स्ट कवर करेंगे अगली वीडियो में सेक्शन 3 को, जो कि पार्ट 3 होगा पीओ गाइड पार्ट 2 से रिलेटेड। और पीओ गाइड
पार्ट फर्स्ट से रिलेटेड नए टॉपिक में हम लोग जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ये है अंत इस वीडियो का।